इससे क्या है कि सारे के सारे जो भारतीय जनता है इस ओर मुड़ जाए और जो पीछे वाला जो हियरिंग चल रही है उसकी ओर किसी का ध्यान ना जाए, इस हियरिंग की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए। ठीक है, एक मुद्दा ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, आप लोग देखिए, दूसरी चीज क्या है, इसके बाद अगर मेरी ये वीडियो कहीं पे कोई देख रहा है तो मुझे पक्का पता है कि वो बोला जाएगा कि हाँ ये कोई ना कोई कांग्रेस का ही समर्थक है। ठीक है, और मेरे ऊपर हो सकता है एंटी नेशनलिस्ट का भी नाम एक टैग लगा के इस वीडियो को आगे रोटेट कर दिया जाए। ठीक है, हो सकता है कि हाँ मेरे खिलाफ भी लोग ये बोलने लगे कि हाँ ये तो हिंदू के नाम पे धब्बा है, ये है वो है, लेकिन पर कोई बात ही नहीं हो रही है। मैं काफी टाइम से लगातार मैं मीडिया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से काफी टाइम से मैं ये चीज फॉलो कर रहा था। मैं देख रहा था कि हमारा जो असली मुद्दा है वो क्या होना चाहिए। हमारा मुद्दा होना चाहिए कि जो क्रीमी लेयर का कानून, जो काला कानून, इसको बोलना चाहिए कि ये काला कानून है, कि एससी एसटी के अंदर भी ये जो क्रीमी लेयर वाला जो फंडा ये लेके आ रहे हैं, ये है काला कानून। तो ठीक है, नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार ने दबा दिया है, या फिर बोल सकते हैं कि दूसरे मुद्दों को उठा के सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। जो आज का हमारा मुद्दा है वो रहेगा कि जो हमारे एससी और एसटी के अंदर जो भी उनको आरक्षण दिया जाता था, ठीक है, जो पहले से आरक्षण ले चुके हैं लोग, तो उनको क्या किया जा रहा है, उसको आरक्षण की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि जो ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर वाला फंडा पहले से चला हुआ है, जो ओबीसी के अंदर जो भी क्रीमी लेयर हैं, जो पहले से बी ग्रुप ए ग्रुप की नौकरियां ले चुके हैं, उनको दोबारा से नौकरियों के अंदर आरक्षण की सुविधाएं उनकी खत्म कर दी गई हैं। उसी प्रकार से एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दर्ज की जाती है। ठीक है, उस याचिका में बोला जाता है कि जिस प्रकार से ओबीसी के अंदर से जो क्रीमी लेयर है वो बना के उनको आरक्षण से उनका आरक्षण खत्म कर दिया गया है, उसी प्रकार से जो हमारे एससी और एसटी जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उनके ऊपर भी सेम चीजें लागू होनी चाहिए। ठीक है, और जब से ये मुद्दा उठा है तो तब से मैं देख रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने नोटिस दिया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बताइए कि इसके अंदर क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। ठीक है, उन्होंने बताया है, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया है कि जो ये मुद्दा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, और इस मुद्दे के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी इसी फैसले के पक्ष में लग रही है कि हाँ जो एससी और एसटी लोगों के लिए जो आरक्षण की सुविधाएं थी, जो क्रीमी लेयर थी, वही जो क्रीमी लेयर को आरक्षण से हटा दिया जाए। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस जो मुद्दे को लेके कहीं एससी और एसटी समाज के अंदर रोष ना पैदा हो जाए, वो कहीं ना कहीं अपने हकों की आवाज ना उठाना स्टार्ट कर दे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं 2-3 मुद्दे और उसके बाद से लगातार सामने निकल के आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि असल में मुद्दा हुआ क्या है। मुद्दा ये हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसके अंदर एक याचिका दर्ज की जाती है। याचिका के अंदर अश्विनी कुमार उपाध्याय इस याचिका को दर्ज करवाते हैं और बोलते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, जिसके अंदर हमें समानता और आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है वो लागू किया गया था, उसी प्रकार से एससी और एसटी आरक्षण में भी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू हो सके, ताकि आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों को बार बार लाभ ना मिले। इसका मतलब क्या है कि जो एक बार लाभ ले चुका है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एससी या फिर एसटी समुदाय से आता हूं, ठीक है, और मुझे अगर आरक्षण का एक बार लाभ मिल चुका है तो जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, उनको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए उनके अनुसार, क्योंकि मैं एक बार लाभ ले चुका हूं और लाभ लेने के बाद मैं इतना संपन्न हो चुका हूं कि मैं उनका पालन पोषण खुद से कर सकूं। तो यही बात जो अश्विनी कुमार है वो अपने जो याचिका के अंदर दायर करते हैं, और इस याचिका को बड़ी हास्यास्पद तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ओके भी दे देता है, और इस याचिका के ऊपर सुनवाई हो जाती है। इस याचिका के सुनने के लिए जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत है और हमारे जो न्यायमूर्ति है जयमलाल बागची, ये दोनों ही इस पीठ के मुख्य हमारे न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, और जो याचिका करता है उनका नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि ये अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की भी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक पीआईएल है, तो अपील है जो उसको सुनने के मतलब उसकी जो हियरिंग की जो डेट दी थी वो दी थी 13 जनवरी, है ना। जो 13 जनवरी को जो हियरिंग की डेट दी गई थी, इसके अंदर क्या है,
13 जनवरी 2026 के अंदर जब इसकी हियरिंग हुई थी, ठीक है, तो उन्होंने इस याचिका को दर्ज कर लिया था और उस याचिका का दर्ज करने के तुरंत बाद जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक नोटिस जारी किया है हमारी सरकार के लिए कि बताओ ये सब कुछ जो बातें हैं वो सही है गलत है, ठीक है, उसका निर्णय बताइए कि आप लोगों का क्या निर्णय है, ठीक है। अभी देखिए इस केस को जो जाना जा रहा है वो अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन के नाम से जाना जाने लग रहा है। देखिए यहां पर जो तारीख है 12 जनवरी 2026, ठीक है, 12 जनवरी 2026 को ये जो याचिका है ये दर्ज करवाई जाती है, इसके ऊपर सुनवाई होती है, ठीक है, और इस याचिका को मान लिया जाता है, इस याचिका को दर्ज कर लिया जाता है कि हाँ बिल्कुल हम आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो बताया गया है वो बताया गया है कि जैसे ओबीसी लेयर है, ठीक है, उसको उसके अंदर जो क्रीमी लेयर वाला कानून लागू हुआ है वैसे ही एससी और एसटी में भी ये क्रीमी लेयर वाला फंडा लागू होना चाहिए, ठीक है। और ये इसके अंदर जो उन्होंने अनुच्छेदों का जो हवाला दिया है वो बोला है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, 17 में, 38 में, 46 में और 335 में, ठीक है। इन सब अनुच्छेदों के अंदर क्या है, आरक्षण को और असमानता को क्या बोलते हैं, आरक्षण का जो मुद्दा है वो आरक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इन्हीं सब क्या बोलते हैं, इन्हीं सब संविधान के अनुच्छेदों का हवाला देते हुए ये बोला गया है कि जो ये आरक्षण का जो क्रीमी लेयर वाला जो कानून है वो लागू किया जाए, ठीक है। और देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो बातें निकल के आती हैं सामने हमारे, जब से ये मुद्दा उठा है, देखिए तारीख देखिए आप 12 जनवरी 2026, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी सेम जो ये याचिका दायर की गई है उसी के पक्ष में है कि हाँ जैसे ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है, ठीक है, वो कानून लागू हुआ था उसी प्रकार एससी और एसटी की क्रीमी लेयर का कानून भी लागू होना चाहिए। मतलब कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या हो जाता है कि जो एक बार आरक्षण ले चुका है उसको आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए, उसको बार बार आरक्षण ना दिया जाए, ठीक है। इस तरह के जो फैसले हैं वो सरकार भी चाह रही है और सुप्रीम कोर्ट भी चाह रहा है। और जबकि ये जो हियरिंग है वो 12 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाती है और उसके बाद से ही लगातार 2-3 मुद्दे और निकल के आ जाते हैं कि 13 जनवरी को एक क्या बोलते हैं, एक गैजेट आ जाता है जिसके अंदर यूजीसी एक्ट सामने रख दिया जाता है, जिसमें बता दिया जाता है कि अगर कोई भी पिछड़ा एससी एसटी ओबीसी किसी भी समुदाय से है, ठीक है, अगर उनके कोई भी किसी प्रकार के भी अगर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज लेवल पे अगर कोई भी शिकायत होती है, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से जांच कमेटी बिठाई जाएगी और वो जांच कमेटी ये फाइंड आउट करेगी, ये पता लगाएगी कि हाँ सामने वाला किसी प्रकार से भी जो हमारे ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, जो भी आरक्षित वर्ग से जितनी भी कैटेगरीज आती हैं उनके किसी भी बच्चे को कोई परेशान ना कर रहा हो, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे पहले जो हियरिंग के बारे में जो नोटिस मांगा गया है इसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई है कि सभी लोगों का ध्यान किस तरफ चला जाए, इस तरफ चला जाए, ठीक है, सभी लोगों का ध्यान इस तरफ चला जाए, जनरल कैटेगरी के लोग इसमें उलझ के रह जाएं, ठीक है, ओबीसी और जो भी आरक्षित कैटेगरीज के लोग हैं वो सिर्फ ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है वो किस पक्ष में है, वो एससी और एसटी के पक्ष में है। लेकिन असली मुद्दा तो ये रहा, जो एससी और एसटी का जो असल मुद्दा है वो तो ये रहा कि एससी और एसटी को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे मुद्दों के अंदर उलझा के चुपचाप ये काम ना हो जाए, ठीक है। चुपचाप ये काम ना हो जाने का मतलब क्या है कि जैसे ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का कानून लागू हो चुका है उसी तरह से एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का जो कानून है वो लागू ना कर दिया जाए। मुद्दों को भटकाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सब जाल बुना जा रहा है। देखिए जैसे कि ये हो गई खबर, तब से ही लगातार हमने आज तक देखा है कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो खबरें हैं वो आज तक निकल के सामने नहीं आती है, क्योंकि जो बीजेपी है उसको स्टार्टिंग से ही बोला गया है कि वो प्रो सनातनी है, वो हिंदू के पक्ष में फैसले सुनाती है, ठीक है। यहाँ पे एक हिंदुओं के पक्ष में जो सवर्ण जातियां हैं, ठीक है, जिनको जनरल कैटेगरीज के लोग बोले जाते हैं, सामान्य जो कैटेगरीज के लोग हैं उनको उनके ये बोला जा रहा है कि उनके खिलाफ एक कानून लेके आया गया है। इससे क्या है कि सारे के सारे जो भारतीय जनता है इस ओर मुड़ जाए और जो पीछे वाला जो हियरिंग चल रही है उसकी ओर किसी का ध्यान ना जाए, इस हियरिंग की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए, ठीक है। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, आप लोग देखिए, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो आपने देखा ही होगा कि प्रयागराज के अंदर जो हमारा जो गंगा स्नान चल रहा था, गंगा स्नान के टाइम पे आदि गुरु शंकराचार्य को वहां से वापिस धकेल दिया जाता है पीछे की तरफ, ठीक है। जो यूपी के अंदर
आप सोच के देखिए, यूपी के अंदर योगी सरकार है, जिसको बोला जाता है कि वो खुद योगियों की, ऋषि मुनियों की, ठीक है, जिनको बोला जाता है प्रो सनातनी सरकार है, ठीक है, वो उसके राजपाट में ये सब काम हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कुछ तो छिपाया जा रहा है, ठीक है। एक मुद्दा निकल के आ जाता है यूजीसी का, दूसरा मुद्दा निकल के आ जाता है कि यहाँ पे साधुओं को धक्का मुक्की हो रही है। देखिए यहाँ पे एक जो शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य है, उनके शिष्य है, उनको बाल से पकड़ के खींच के भी लेके जाया जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेन मुद्दा है एससी और एसटी के अंदर क्रीमी लेयर को लागू करने का, उससे लोगों को भटकाया जा रहा है, ठीक है। उससे लोगों को यह बताया जा रहा है कि हाँ, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए। और चुपचाप क्या हो रहा है, चुपचाप सेम जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, चुपचाप इस पीठ के पीछे कुछ और ही ये खेल ना खेल जाए, है ना। तो देखिए इन मुद्दों के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। मैं काफी टाइम से लगातार मैं मीडिया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से काफी टाइम से मैं ये चीज फॉलो कर रहा था। मैं देख रहा था कि हमारा जो असली मुद्दा है वो क्या होना चाहिए। हमारा मुद्दा होना चाहिए कि जो क्रीमी लेयर का कानून, जो काला कानून, इसको बोलना चाहिए कि ये काला कानून है, कि एससी एसटी के अंदर भी ये जो क्रीमी लेयर वाला जो फंडा ये लेके आ रहे हैं, ये है काला कानून। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ऐसी बात नहीं है कि हाँ मैं कोई बीजेपी का कट्टर समर्थक हूं या फिर बीजेपी के अगेंस्ट हूं, बल्कि अगर मैं आज के बाद अगर मेरी ये वीडियो कहीं पे कोई देख रहा है तो मुझे पक्का पता है कि वो बोला जाएगा कि हाँ ये कोई ना कोई कांग्रेस का ही समर्थक है, ठीक है। और मेरे ऊपर हो सकता है एंटी नेशनलिस्ट का भी नाम एक टैग लगा के इस वीडियो को आगे रोटेट कर दिया जाए, ठीक है। हो सकता है कि हाँ मेरे खिलाफ भी लोग ये बोलने लगे कि हाँ ये तो हिंदू के नाम पे धब्बा है, ये है वो है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब भाईचारे की बात आती है, ठीक है, जब हिंदुओं की बात आती है, जब सनातन की बात आती है, तो हमेशा ही एक ही वर्ग से क्यों अपेक्षा की जाती है कि वो भाईचारा निभाए। जब पूरे के पूरे सनातन को इकट्ठा करने की बात आती है तब बोला जाता है कि हाँ हम सब हिंदू सारे के सारे क्या है, एक हैं। लेकिन जब हम हमारे हक की बात करते हैं, जब ये बोला जाता है कि जो बड़ा भाई है या फिर छोटा भाई है, किसी को बोल लीजिए कि एक भाई है, एक ही माँ के 4 भाई हैं, ठीक है, उन चारों में से एक भाई को अगर कोई 3 भाई गाली दे रहे हैं और वो एक भाई जो है शिकायत लेके अपनी मम्मी के पास चला जाए, ठीक है, तो ये बोल दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इससे हमारी प्रताड़ना होगी, जैसे कि यूजीसी एक्ट में है। अगर आप लोग उनको कुछ कहोगे ही नहीं, ठीक है, तो अगर आप उनके लिए कोई जाति सूचक वर्ड या फिर किसी भी तरह की कोई प्रताड़ना जैसे जो शब्द है अगर कहोगे नहीं, तो बेचारे वो क्यों आपको, मतलब क्यों आपके खिलाफ कोई कंप्लेन करेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होगा, बल्कि ये बोलकर ये हमारे लिए और भी अच्छा होगा, ठीक है। हमारे समाज के अंदर एक बड़ा ही अच्छा मैसेज जाएगा इसको लेके, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों देखिए क्या है कि आज जो ये सिर्फ एक भाईचारे की कहानी नहीं है, आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके जीवन की कहानियों में सदियों से संघर्ष और वंचना से भरी रही है। हमारे एससी और एसटी भाई बहन, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे समाज की नींव को अपने श्रम और त्याग से मजबूत किया है, लेकिन बदले में उन्हें केवल और केवल भेदभाव, उपेक्षा और असमानता ही मिली है। आज भी गांव गांव में दलित और आदिवासी परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आरक्षण केवल एक नीति ही नहीं है, यह उन आंसुओं की पहचान भी है जो पीढ़ियों से बहते रहे हैं। यह उन सपनों की रोशनी है जो अंधेरे में दबे रहे हैं। यह आरक्षण जो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो आरक्षण है वो एक सहानुभूति का ही नहीं बल्कि एक मजबूती का भी प्रतीक है। उनके लिए जो सदियों से इस उत्पीड़ना का सामना करते आ रहे हैं। एससी और एसटी समुदाय की पीड़ा, देखो मेन जो पीड़ाएं हैं इनकी 3 रूप से पीड़ाएं हैं, ठीक है। एक, अगर उनका हम पीड़ाओं का विश्लेषण किया जाए तो सबसे पहले क्या है, सामाजिक भेदभाव, ठीक है। देखिए आज भी बहुत सारी जगह, बहुत सारी नहीं मैं बोलूंगा कि अधिकतर जगहों पे आज भी जो जातिगत भेदभाव है, छुआछूत की घटनाएं आज भी सामने आती रहती है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम सोशल मीडिया पे देखें डेली एक दो केस ऐसे होते ही हैं जहां पे इस तरह की उत्पीड़ना का हमारे जो एससी एसटी के भाई हैं उनको या बहनें हैं उनको इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज है आर्थिक वंचना। आर्थिक वंचना का मतलब क्या है, जमीन, रोजगार, संसाधनों की कमी, ठीक है, इन सब चीजों का भी उनके पास बहुत, आज भी हम अगर हमारे समाज में देखा जाए, ठीक है, अगर आज भी हम अपने समाज में झांक के देखें तो इनके पास जमीनें ही कहां हैं, रोजगार कहां है इनके पास करने के लिए, ठीक है। इनके पास आप बताइए कि इनके पास कौन से संसाधन हैं जिनसे ये अपनी खुद की आजीविका चला सके, आर्थिक रूप से ये संपन्न हो सके, ठीक है। तो बिल्कुल आज भी अगर हम अपने मोहल्ले पड़ोस में देखा जाए तो आर्थिक रूप से वंचना का आज भी ये लोग सामना कर ही रहे हैं। और सबसे फिर बात आ जाती है लास्ट में शिक्षा के पिछड़ेपन की। देखिए जब सामाजिक भेदभाव है, जब आर्थिक रूप से ये सक्षम नहीं है, तो आपको पता ही है आज के टाइम में जो शिक्षा है वो
बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे किसी का भी पढ़ाना मतलब आज के टाइम पे अगर कोई करोड़पति है वो भी 2 बार सोचता है कि किस स्कूल में एडमिशन कराऊं किस में नहीं, और सरकारी का तो आप लोगों को हाल पता ही है। ठीक है, तो शिक्षा की कमी के कारण भी नई पीढ़ियों के अवसरों से ये लोग दूर रह जाते हैं। तो देखिए, एज ए सनातनी, एज ए हिंदू, हमारा ये कर्तव्य भी है कि हमें हमें केवल कानून से ही नहीं बल्कि दिल से भी इन समुदाय के साथ खड़े होना चाहिए। सहानुभूति का अर्थ उसकी आवाज सुनना, उसके संघर्ष को समझना और उन्हें बराबरी का अवसर देना होता है। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर बहस चल रही है। यह बहस कानूनी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली इसके पीछे का असली सवाल क्या है। क्या गरीबी है, क्या दलित है, क्या आदिवासी युवाओं का यह अवसर पहुंचे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी आंखों में जो आज ये देख रहे हैं, जो चमक देख रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो ये भावना देख रहे हैं, एक सनातन की लो देख रहे हैं, हिंदुओं की लो देख रहे हैं, उसमें कोई एक वर्ग की वजह से ही नहीं है। ये सब चीजें हमारे सब के मिलजुल के ही हम लोगों ने इस चमक को, इस रोशनी को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो हमें मतलब इसको एक सहानुभूति की तरह ही नहीं, हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारा भाई है, जो इन सब चीजों से वंचित रह चुके हैं, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। ठीक है, तो जो इस तरह के जो मुद्दे हैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट में चले हुए हैं, जिनका सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नोटिस मांगा है, ठीक है, इन मुद्दों से हमें कभी भी बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, सरकारें चाहती हैं कि हाँ, जो असली मुद्दे हैं उनकी तरफ कभी किसी का ध्यान ना जाए। लेकिन जो मेरा मानना है, ठीक है, मेरा मानना है जो ये मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें इन मुद्दे के लिए एक होकर आवाज उठानी ही पड़ेगी। हमें बताना ही पड़ेगा सबको कि हाँ, आप चाहे कितना मर्जी हमें लड़वा लीजिए, हम एक हैं, एक ही रहेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।